हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तोंगशिन कहती है कि मेरा अब उस आदमी से कोई भी लेना देना नहीं है और वो ब्रेसलेट मुझे पीटर के डैड ने गिफ्ट नहीं किया था, ये ब्रेसलेट मुझे मेरे मेंटोर ने दिया था। अब ये दोनों ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं और तोंगशिन इसको बताती है कि मेरे मेंटोर का नाम जॉन है, जो कि इस फील्ड में एक लेजेंड है। ये मेरा लक था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद उनकी टीम में ज्वाइन होने का मौका मिल गया। तोंगशिन कहने लगती कि 2 साल बाद वो मुझे प्रमोट करना चाहते थे, लेकिन मैंने जॉब छोड़कर अपनी फैमिली स्टार्ट कर ली और एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। चंग्या कहता है कि फिर क्या हुआ? तोंगशिन कहती है कि फिर 2 सालों में ही मेरी जिंदगी मेस बन गई और मुझे अपने बेटे को पालना था, इसीलिए मैं अपने मेंटोर के पास वापस गई और उनसे रिक्वेस्ट की। चंग्या कहता है कि उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। तोंगशिन कहती कि हाँ, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन मुझे उन्होंने इस तरह के टास्क दिए कि मैं सारा दिन उनमें बहुत बिजी रहती थी और मेरे पास पीटर के लिए भी वक्त नहीं होता था। मुझे उस टाइम पर लग रहा था कि वो मुझसे बदला ले रहे हैं। फिर मेरी मुलाकात यीचंग के प्रोजेक्ट से हुई तो मैंने रिजाइन कर दिया और जब मैंने उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया था तब उन्होंने मुझे ये स्टोन गिफ्ट किया था, क्योंकि उनकी नजर में उस टाइम पर मैं बिल्कुल इस स्टोन की तरह काम और जेंटल हो गई थी। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी टीम छोड़कर जाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं रोका। उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी कि जो मैं करने जा रही हूँ वो इतना आसान नहीं है, इसीलिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। ये स्टोन इस बात का विटनेस है कि मैंने हर मुश्किल हालात को पास कर लिया है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस स्टोन का एक ब्रेसलेट बनवा लूं, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं इसको पहन के रखूंगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं सेफ हूँ। तोंगशिन अब इस ब्रेसलेट को देखते हुए कहती है कि अब भला चाहे इसमें एक क्रैक आ गया है, लेकिन तुम्हारी एफर्ट्स को देखते हुए मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करती हूँ। चंग्या को तोंगशिन की बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। अगली सुबह यीचंग बहुत जल्दी में अपने घर से निकल रहा होता है, साथ ही लिंची भी अपने घर से निकलती है तो यीचंग को देखकर कहती है कि मुझे भी खबर मिल गई है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो लिंची किससे बात कर रही होती है, जो उसको कह रहा होता है कि यूएस कंपनी ने 6000 टन समर रेडिश ऑर्डर की थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्रेड एग्जीबिशन में, लेकिन सिर्फ हाओशंग की ट्रांसलेशन मिस्टेक की वजह से यूएस कंपनी को चाइनीज रेडिश भिजवा दी गई है और अब वो कंपनी चाहती है कि हाओशंग इस बारे में जल्द से जल्द उनको एक्सप्लेनेशन दे। अब लिंची हाओशंग पहुंचते ही मिस्टर जांग के पास आकर उनको उस कंपनी का ऑर्डर दिखाती है। लिंची कहती है कि प्रॉब्लम हमारी नहीं है, बल्कि इनके ऑर्डर में ही मिस्टेक है। लिंची कहती है कि मैं इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी। मिस्टर जांग कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी गलती हुई तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लिंची कहती है कि ठीक है। ये कहकर लिंची यहाँ से चली जाती है। अब लिंची का सारा डिपार्टमेंट तो इसी मसले को लेकर बिजी हो गया होता है। यहाँ पर हाओशंग के 2 वर्कर्स खड़े होते हैं जो कि इस सब को देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि मिस्टर जांग हमेशा ही लिंची की बहुत फेवर करते हैं, लेकिन इस दफा अगर गलती लिंची की हुई तो मिस्टर जांग भी उसको नहीं बचा पाएंगे। और ये औरत इस आदमी से कह रही होती है कि अब मुझे लगने लगा है कि डायरेक्टर की पोजीशन अभी भी तुम्हारे लिए ही है। अब लिंची की टीम सभी ईमेल्स को चेक कर रही होती है जो इनको इस यूएस कंपनी से आई होती है और इनकी मेल्स में चाइनीज रेडिश को ही ऑर्डर किया गया होता है। अब लिंची चेनवन से कुछ उसी एग्जीबिशन से रिलेटेड पेपर्स दिखाने के लिए कहती है। इन पेपर्स को देखकर लिंची कहती है कि ये तो सिर्फ 2 टेबल्स हैं और कुछ भी अपडेट नहीं किया गया इनमें। ये सुनते ही चेनवन को याद आता है कि इसने लिंची का एक डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया था और वो इसी एग्जीबिशन से रिलेटेड था, इसीलिए चेनवन को झूठ बोलना पड़ता है कि बस ये 2 टेबल्स ही थे इन पेपर्स में। अभी सब लोग कह रहे होते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो फिर ये केस सॉल्व हो गया है, लेकिन लिंची अभी भी परेशान दिखाई दे रही होती। इतने में एक एम्प्लॉय आती है जो लिंची से कहती है कि आपका लंच आ गया, लेकिन लिंची कहती है कि मैंने तो कोई लंच ऑर्डर नहीं किया। तो ये एम्प्लॉय कहती है कि इस लंच पर तो आपका ही नाम और नंबर लिखा हुआ है। अब ये सब लोग इस लंच को देखकर कहने लगते हैं कि ये जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया है वहाँ पर आपको खुद ही जाकर लंच लाना पड़ता है, क्योंकि इनके यहाँ पर डिलीवरी सर्विस नहीं है। लिंची अब यीचंग को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुमने मुझे लंच भेजा है। यीचंग इसको मैसेज करता है कि तुम्हारा स्टमक अपसेट है, इसलिए तुम ये लंच खाओ। लिंची लंच के लिए यीचंग को थैंक्स बोलती है। अब लिंची भी अपनी टीम को लंच ब्रेक दे देती है, लेकिन इसके साथ ही इनकी पूरी टीम को एक ईमेल रिसीव होती है जिसको देखकर सब काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ यीचंग लॉरेंस से बात कर रहा होता है और लॉरेंस ने यीचंग को कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया होता है। यीचंग लॉरेंस से कहता है कि मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट 3 दिनों में वापस भेज दूंगा। इतने में यहाँ पर मामा आता है जो कि यीचंग को बताता है कि अभी यूएस कंपनी ने हाओशंग को अपनी भेजी हुई मेल दिखाई है जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने समर रेडिश को ही ऑर्डर किया था। लिंची बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है।
है। ये देखकर तो यीचंग भी परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ हाओशंग में सभी सीनियर्स की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें ये लोग अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, जो कि कहते हैं कि हाओशंग में आज तक कभी इस तरह की कोई गलती नहीं हुई। ये लिंची से कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। लिंची मिस्टर डिंग से कहती है कि हमें ये कंपैरिजन टेबल नहीं मिला। मिस्टर डिंग गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो कि तुम्हें क्लाइंट जानबूझकर फंसा रहा है। मिस्टर ज़ांग मिस्टर डिंग से कहते हैं कि इस मसले को जल्दी सॉल्व करके हम आपको जवाब देते हैं। तो मिस्टर डिंग कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो फिर मैं खुद इस मसले को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। लिंची मिस्टर ज़ांग से कहती है कि मैं इस सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तेन शाओ बाहर अपना काम कर रही होती है। कुछ एम्प्लॉयज ये बात करते हुए जा रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज तो टियान और तेन शाओ थे, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों पर आएगी? ये बात सुनकर तेन शाओ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब तेन शाओ लिंची के ऑफिस में जा रही होती है। टियान इसको रोकता है और अब ये देखता है कि तेन शाओ अपना रेजिग्नेशन लेटर लिंची को देने के लिए जा रही होती है, लेकिन टियान इसको देखकर फाड़ देता है। टियान तेन शाओ से पूछता है कि तुम हाओशंग में कैसे आई थी? तेन शाओ कहती है कि मैंने ऑनलाइन अपनी सीवी जमा करवाई थी, उसके बाद पहले मेरा इंटरव्यू होता और फिर 2 तरह के टेस्ट होने के बाद मुझे सिलेक्ट किया गया था। टियान कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि रिटन एग्जाम में तुम फर्स्ट आई थी और 600 लोगों ने ये इंटरव्यू दिया था, लेकिन हाओशंग ने तुम्हें चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर काम करने की सलाहियत है। तेन शाओ रोते हुए कहती, लेकिन इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैं थी, इसीलिए मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो टियान इसको कहते हैं, लेकिन तुम्हें वो 3rd कंपैरिजन टेबल रिसीव नहीं हुआ। तेन शाओ कहती है कि कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा। टियान कहते हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है। अब लिंची को एक कॉल आती है, जिसके बाद लिंची तेन शाओ की मॉम से मिलने के लिए आ जाती है। तेन शाओ की मॉम लिंची से कहती है कि क्या इस मसले में तेन शाओ भी इन्वॉल्व होगी? तो लिंची कहती है कि इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तेन शाओ थी। तेन शाओ की मॉम कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी कजन को प्रोटेक्ट करना होगा। लिंची कहती है कि क्या आपकी बेटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरे लोगों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? तो तेन शाओ की मॉम कहने लगती है कि तेन शाओ तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर को तेन शाओ से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो इस मुश्किल का सामना अकेले करे। लिंची कहती है कि ग्रैंडपा ने तो कभी भी हाओशंग के मामलात की परवाह नहीं की। तेन शाओ की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन तेन शाओ ग्रैंडपा की सबसे फेवरेट पोती है। तेन शाओ की मॉम लिंची से कहती है कि मैं इस मामले के लिए तुम पर भरोसा कर रही हूँ। इसी मोमेंट पर एपिसोड 21 खत्म हो जाती है।